नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। टूल किट में जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। टूल किट केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए निकिता जैकब ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका डाली। निकिता के खिलाफ दिल्ली की कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। आरोप है कि निकिता जैकब ने टूल किट केस में कनाडा के खालिस्तान समर्थक एक शख्स के से संपर्क किया और किसानों के आंदोलन को लेकर अफवाह फैलाई। सूत्रों के मुताबिक 11 फरवरी को निकिता जैकब के घर स्पेशल सेल की टीम सर्च करने गई थी। पुलिस के मुताबिक निकिता से स्पेशल सेल ने दस्तावेज पर दस्तखत भी करवाए कि वो जांच में शामिल होंगी, लेकिन उसके बावजूद निकिता अंडरग्राउंड हो गई। यही नहीं, दिल्ली पुलिस को शांतनु नाम की एक लड़की की भी तलाश है और कोर्ट ने शांतनु के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। दिल्ली से आनंद तिवारी हमारे साथ हैं और मुंबई से दिवाकर सिंह हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में अमित पांडे हमारे सहयोगी भी हमारे साथ होंगे। जल्दी से पहले आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि देखिए, निकिता ने तो बाकायदा कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और एक अर्जी लगा दी कि उनको अंतरिम जमानत मिल जाए। जी देखिए, बिल्कुल मुंबई की कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई है निकिता जैकब ने, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि इसमें एक एमओ धालीवाल नाम के शख्स का भी नाम सामने आ रहा है, जो कनाडा बेस्ड थे। उनकी वेबसाइट थी और जो एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा चलाते थे, जो स्पेशल सेल के सूत्र बता रहे हैं कि उनका एक फाउंडेशन था। उनकी कई वेबसाइट जो है वो एजेंसीज के रडार पर आई हैं। एमओ धालीवाल और पुनीत, ये लोग भी सीधे तौर पर निकिता और जिस तरह से कल एक लड़की की गिरफ्तारी हुई थी दिशा, इन तमाम लोगों के साथ वर्चुअल तरीके से संपर्क। ठीक है, यानी जिस तरीके से आनंद आप जानकारी दे रहे हैं, देखिए, जमानत के लिए उन्होंने याचिका दाखिल जरूर कर दी है, लेकिन इस पर सुनवाई जो है वो कल होनी है। और बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, फिलहाल इस पर सुनवाई जो है वो कल होगी, यानी तस्वीर जो है वो कल साफ हो पाएगी। जल्दी से दिवाकर का रुख भी कर लेते हैं और अपडेट ले लेते हैं। दिवाकर, आप कहां जा रहे हैं? देखिए अर्पिता, मैं इस वक्त जो है जो निकिता जैकब का घर है गोरेगांव इलाके में, उस तरफ मूव कर रहा हूं, क्योंकि वहां पर मुंबई पुलिस की सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि लगातार मीडिया का जमावड़ा वहां होने लगा है जब से जानकारी सामने आई है कि निकिता जैकब फरार हो गई हैं और स्पेशल सेल की जो टीम है लगातार छापेमारी कर रही है उनको पता करने के लिए। इसी बीच निकिता जैकब ने मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब उन्होंने अर्जी दायर की कोर्ट में, जो जानकारी मिल रही है, तो उनके वकीलों की जो एक टीम थी वो लगातार कोर्ट को एक कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि इस मामले को अर्जेंट बेसिस पर लिया जाए और इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील को नहीं माना और साफ तौर पर यह कह दिया कि अर्जेंट बेसिस का कोई मैटर नहीं है, इसलिए हम कल इस पूरे मामले पर सुनवाई आराम से करेंगे। तो महत्वपूर्ण चीज यह है कि इंटरिम प्रोटेक्शन के लिए जो है निकिता जैकब जो है उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाया है, लेकिन इससे एक बात साफ होती है कि जिस तरह से दिल्ली स्पेशल सेल की टीम 11 फरवरी को उनके घर पर पहुंची थी और जिस तरह से उस दौरान उनसे दस्तखत करवाए गए थे और उनसे ये कहा भी गया था कि आगे की पूछताछ में वो शामिल हों और उन्होंने हामी भी भरी थी, लेकिन जैसे वो गायब हुई हैं और उसके बाद जिस तरह से बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है, जाहिर तौर पर दाल में कुछ काला जरूर है। यही वजह है कि वो गिरफ्तारी से बचना चाह रही हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि दिल्ली स्पेशल सेल के पास इतने सबूत इकट्ठा हो चुके हैं कि हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। तो जाहिर तौर पर एक अहम इस पूरे मामले में कड़ी है निकिता जैकब और इसीलिए दिल्ली स्पेशल जो टीम है वो लगातार जो है छापेमारी कर रही है। ठीक है, आप जरा रहिए साथ। देखिए, निकिता के खालिस्तानी कनेक्शन की भी जांच हो रही है। इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है। आनंद तिवारी की खबर के मुताबिक पुलिस को टूलकिट कनेक्शन में निकिता जैकब की तलाश है और यह बताया जा रहा है कि निकिता जो है वो पेशे से वकील है। टूलकिट केस में निकिता का नाम सामने आने के बाद उनके खालिस्तानी कनेक्शन की जांच की हो रही है। आरोप ये है कि वो कनाडा में रहने वाले एमओ धालीवाल के संपर्क में थी। एमओ धालीवाल के खालिस्तानी संगठन से जुड़े होने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक 26 जनवरी से पहले धालीवाल ने एक मीटिंग भी की और आरोप है कि इस मीटिंग से निकिता और दिशा दोनों जुड़े थे। पुलिस के मुताबिक इस मीटिंग में धालीवाल ने किसान मुद्दे को बड़ा बनाने को कहा था और बताया कि दिशा रवि ग्रेटा को जानती थी, इसलिए उनकी मदद ली गई इस मामले से ग्रेटा को जोड़ने के लिए। तो अब भारत में पुलिस के सामने टूलकिट केस में 3 चेहरे हैं। इनमें एक दिशा रवि, जिसको पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा जा चुका है। वहीं दूसरा चेहरा निकिता जैकब का है, जिन पर शिकंजा कसता जा रहा है और निकिता ने इसी से बचने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका डाली है। वहीं तीसरा चेहरा शांतनु है, जिसकी तलाश भी हो रही है।
और अभी टूल किट की जो और गैंग है उसमें कितने सदस्य हो सकते हैं उन्हें भी ढूंढा जा रहा है, खंगाला जा रहा है। इससे पहले टूल किट मामले में पहली गिरफ्तारी करते हुए पुलिस ने बेंगलुरु से एक दिन पहले दिशा रवि को गिरफ्तार किया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से दिशा को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने दावा किया कि दिशा रवि ने टूल किट को एडिट किया और फिर व्हाट्सएप की मदद से उसे वायरल किया। आनंद हमारे साथ लगातार देखिए मौजूद हैं। आनंद, किस तरीके से उन्होंने इस टूल किट के साथ छेड़खानी की, उसे कहां शेयर किया, किस तरीके की जानकारी और सबूत के तौर पर, क्योंकि देखिए 5 दिन की रिमांड ली गई है और 5 दिन के बाद कोर्ट के सामने दिशा रवि के बारे में जो सबूत हैं वो भी दिखाने होंगे, जिसके हिसाब से तय होगा कि आगे रिमांड पर और लिया जाए या नहीं। जी देखिए अर्पिता, कल जिस तरह से जो दिशा है उन्हें गिरफ्तार किया था, बेंगलोर से उनकी गिरफ्तारी हुई थी और दिल्ली उन्हें लेकर आया गया था, और कल जिस तरह से उन्हें पटियाला उस कोर्ट में पेश किया गया, वहां पर स्पेशल सेल ने कोर्ट के सामने ये दलीलें दी थी कि ये तमाम लोग जो है टूल किट क्रिएटर या जो आगे सर्कुलेट करने वाले, ये कहीं ना कहीं खालिस्तान विचारधारा से प्रभावित है, सिंपैथाइजर है खालिस्तानी विचारधारा के, और उसको लेके उनके पास कई तरह के एविडेंस भी जो स्पेशल सेल ने कोर्ट के सामने रखे थे, जिसके आधार पर 5 दिन की रिमांड दिशा की मिली। उसी आधार को आगे बढ़ाते हुए जब जांच बढ़ी तो उसमें नाम सामने आया एमओ धालीवाल का और पुनीत का, और इसके अलावा निकिता जैकब का और शांतनु का। ये तमाम वो किरदार थे जो टूल किट को किस तरह से एडिट करना है, उसमें क्या क्या चीजें जोड़ना घटाना है और किस तरह से एक प्रोपेगेंडा फैलाना है देश में, और खासतौर पर देश की राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को साइबर हमला करना है और किसान आंदोलन की शह पर एक तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश करना है। यही वजह है कि एमओ धालीवाल जो है वो एजेंसी के रडार पर है। उनकी एक जस्टिस फाउंडेशन उनका एक फाउंडेशन के बारे में स्पेशल सेल को जानकारी मिली है, जिसके वो फाउंडर हैं। इसके अलावा उनकी कई वेबसाइट मिली है जिसमें वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा आर्टिकल उसमें पब्लिश करते थे, जो जानकारी स्पेशल सेल के सूत्र बता रहे हैं। पुनीत भी एक कनाडा के रहने वाले ही एक शख्स है जो सीधे तौर पर निकिता दिशा के साथ उन्होंने वर्चुअल मीटिंग करी, उन्होंने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किए, व्हाट्सएप चैट करी और ये डिसाइड किया कि किस तरह से 26 तारीख के दिन ये टूल किट के जरिए एक साइबर हमला जो है वो करना है और एक कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाना है, जो स्पेशल सेल ने दावा किया था। जिस तरह से निकिता जैकब के बारे में बताया जा रहा है कि ये भी एक खाली ठीक है आनंद, आप रहिए जरा साथ। वहीं देखिए सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन के बहाने देश को बदनाम करने वाले टूल किट गैंग के समर्थन में कांग्रेस उतर आई है। टूल किट केस में बेंगलुरु से गिरफ्तार दिशा रवि के समर्थन में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और सरकार पर सवाल उठाए। चिदम्बरम ने दिशा रवि का समर्थन करते हुए सवाल उठाया कि क्या एक 21 साल की लड़की देश के लिए खतरा बन गई है। टूल किट मामले में 4 फरवरी को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद से ही पुलिस की जांच जारी है और इसी सिलसिले में पुलिस ने कल बेंगलुरु से पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार किया। टूल किट मामले में पुलिस ने ये पहले ही गिरफ्तारी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसको लेकर देखिए ट्वीट किया और दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा कि बोल के लब आजाद है तेरे, बोल की सच जिंदा है अब तक, वो डरे हैं देश नहीं। अमित पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अमित, यानी देखिए जहां एक तरफ पहली गिरफ्तारी हो गई, दूसरी और तीसरी गिरफ्तारियों की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, वहीं कांग्रेस जो है वो ये कह रही कि भाई 21 साल की लड़की कैसे खतरनाक हो सकती है, क्या बोलने तक की आजादी नहीं है। ये गिरफ्तारी शर्मनाक बता रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की ओर से ट्वीट आते रहे थे वो पहले भी उनकी पार्टी लाइन और उनके जो वरिष्ठ नेता हैं उनके ट्वीट से अलग थे, पार्टी लाइन से अलग रहते थे। तो इसमें भी कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा ट्वीट किया गया, राहुल गांधी द्वारा ट्वीट किया गया है और पार्टी की अभी ऑफिशियल लाइन है वो आनी बाकी है। लेकिन इतना तय जरूर है कि जो पिछले कुछ मौक़ों में देखा गया कि वो मेल नहीं खाते हैं। अब जहाँ तक पुलिस की कार्रवाई का सवाल है तो पुलिस ने बेहद संगीन धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया था, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई और अब जब रिमांड एप्लीकेशन में उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, जैसा हमारे सहयोगी आनंद जिक्र कर रहे थे कि देश विरोधी गतिविधियों में ये लिप्त थी और इन एक तरीके से भारत की छवि को बदनाम करने की ओर कदम उठाया गया था, तो ये बातें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती क्योंकि स्पेशल सेल विशेष जांच एजेंसी है जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के खिलाफ
सालों से जांच करती आई है और अगर वो अदालत में ये कहती है तो हमें ये मानना चाहिए कि कोई ना कोई सबूत इनके सामने होगा जिस आधार पर वो ये कह रही है। ठीक है सर, रही है साथ। देखिए, इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीछे नहीं रही, उन्होंने भी दिशा के समर्थन में वो उतरी हैं और ट्वीट किया बाकायदा और लिखा कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। वहीं यही नहीं, चिदंबरम ने भी एक ट्वीट किया और दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए लिखा कि यदि माउंट कार्मल कॉलेज की 22 साल की छात्रा और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि देश के लिए खतरा बन गई हैं, तो भारत बहुत ही कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की तुलना में किसानों के विरोध का समर्थन करने के लिए लाया गया एक टूल किट अधिक खतरनाक है। भारत बेतुका रंगमंच बन रहा है और ये दुखद है कि दिल्ली पुलिस उत्पीड़कों का औजार बन गई है। उन्होंने लिखा कि वो दिशा रवि की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हैं और सभी छात्रों और युवाओं से आग्रह करते हैं कि वो निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज उठाएं। यही नहीं, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया और कहा कि 21 साल की दिशा रवि कौन है जिससे ग्रेटा थनबर्ग के टूलकिट को शेयर करने पर गिरफ्तार किया गया। ये शर्मनाक है कि एक पर्यावरण कार्यकर्ता जो जलवायु परिवर्तन पर चिंता जताती हैं, उस पर गलत आरोपों में केस चला रहे हैं। अमित हमारे साथ मौजूद हैं और अमित, देखिए यहाँ पर कई सवाल जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से पूछे भी जा रहे हैं, जिसको उन्होंने ट्विटर पर भी लिखा और उसको लेकर ये भी कहते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं कि भाई छोटे बच्चे, यानी ये 21 साल कम उम्र कह सकते हैं, छोटे बच्चे तो नहीं, युवा कह सकते हैं, ये भी आज अगर अपनी बात रख रहे हैं तो इनको भी देशद्रोह की श्रेणी में डाल दिया जा रहा है। इन्हें भी इतनी आजादी नहीं दी जा रही और खुलकर एक तरीके से कहें तो ये जो गैंग है इसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी उतर आई है। देखिए, अपनी बातें रखना अलग है लेकिन देश के खिलाफ बातें बोलना बिल्कुल अलग मुद्दा है। और जब कोई विशिष्ट जांच एजेंसी इन बातों को एक चरणबद्ध तरीके से अदालत के सामने पेश करती है तो हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा था, स्पेशल सेल ने अदालत में कहा है कि एक सुनियोजित तरीके से भारत की छवि को बदनाम करने की कोशिश की गई है और आने वाले दिनों में इन्हीं आरोपों को स्पेशल सेल को साबित करना होगा। तो एक विशिष्ट जांच एजेंसी है, हमने पहले भी आप बात की थी जब दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया था देशद्रोह की धाराओं में, और अब रिमांड एप्लीकेशन में उन्होंने कोर्ट में ये सारी बातें बताई हैं। तो कांग्रेस को इन सारी चीज़ों को भी यहाँ पर देखना चाहिए कि विशिष्ट जांच एजेंसी के हाथ में पूरी की पूरी जांच है और उसके बाद ही हमें इसको कमेंट करना चाहिए। जब अब इनके जो इतने वरिष्ठ जो नेता हैं उनकी ओर से कमेंट आया है, चिदंबरम हैं और राहुल गांधी हैं पूर्व अध्यक्ष, उनके कमेंट आया है, हमें ये भी देखना होगा कि पार्टी की ऑफिशियल लाइन, आधिकारिक पार्टी लाइन क्या होती है। पिछले 2-3 मौकों में हमने देखा है कि जो पार्टी की आधिकारिक लाइन रहती है। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, विजय रूपाणी का कल कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसके बाद जानकारी आ रही है कि वो अस्पताल में भर्ती हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कल आपको बता दें मंच पर वो गिर गए थे और ये बताया जा रहा था कि वो चक्कर खा के गिर गए हैं, बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उनका जब टेस्ट हुआ तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं विजय रूपाणी। फिलहाल जो जानकारी वो ये कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और ये तस्वीर उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब संबोधित कर रहे थे वो मंच में, और अचानक से उनकी तबीयत कल वडोदरा में बिगड़ी, वो बेहोश हो गए थे, जिसके बाद जब उनका टेस्ट हुआ तो फिलहाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अस्पताल में भर्ती है। जनक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। जनक, अभी तो देखिए, कल विजय रूपाणी जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो कल वडोदरा में जब चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। फिलहाल गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं और उसका प्रचार चल रहा है और उस प्रचार में रैली जब संबोधित कर रहे थे उसी वक्त अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, चक्कर आए और वो मंच पर ही गिर गए थे। उसके बाद हालांकि थोड़ी स्थिति संभली और उसके बाद बड़ौदा से उनको वो अहमदाबाद आए और अहमदाबाद UN मेहता जो हॉस्पिटल है वहाँ पर वो एडमिट हुए और कल रात को ही उनके सारे टेस्ट किए गए थे और सभी टेस्ट हालांकि जो है वो नॉर्मल आए, लेकिन कोरोना का जो टेस्ट किया गया था उसका रिजल्ट अभी आया है और उसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक उनकी जो उपचार और बाकी जो ट्रीटमेंट हो वहाँ पर हो रही है। जो मेडिकल बुलेटिन आया सरकार की ओर से उसमें आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की गई है। हालांकि बाकी जो रिपोर्ट्स आए हैं वो सारे के सारे रिपोर्ट्स फिलहाल नॉर्मल बताए जा रहे हैं। कल्पिता, जनक नजर बनाए रखिए। अब लौट रहे अपनी मुख्य खबर पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिशा के समर्थन में ट्वीट किया और लिखा कि 21 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर हमला है, अपने किसानों का समर्थन करना अपराध नहीं है।
वही शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्वीट किया और दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध किया। उन्होंने लिखा कि 21 साल की एक लड़की पर खतरनाक टूल किट शेयर करने के लिए गंभीर धाराएं लगाई गईं। बीजेपी के मुताबिक हमारा देश इतना कमजोर है कि विदेशी सेलिब्रिटी ने किसानों के समर्थन में अगर कोई डॉक्यूमेंट शेयर किया तो उससे देश टूट जाएगा। ये देश इस टूल किट से ज्यादा मजबूत है बीजेपी। अब जरा एक नजर डाल लेते हैं कि आखिरकार ये मामला है क्या। 26 जनवरी को हुई हिंसा में अफवाह फैलाने में इस्तेमाल किया गया, ट्विटर पर किसानों को भड़काने में इस्तेमाल किया गया टूल किट। इस टूल किट को कुछ लोगों ने ट्वीट के साथ एक भड़काऊ लिंक शेयर किया। हैशटैग के जरिए ट्विटर पर डिजिटल दुष्प्रचार किया गया। ये टूल किट किसी अभियान को ट्रेंड कराने में मदद साबित करते हैं। टूलकिट के जरिए भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिश की गई। टूलकिट पर लिखी बातों से भारत में सामाजिक ताना बाना तोड़ने की साजिश बुनी गई। टूलकिट से खालिस्तान समर्थकों के जुड़ने का भी आरोप है। वहीं बीजेपी ने कई सवाल भी इसको लेकर देखिए उठाए हैं। दिवाकर हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। दिवाकर, देखिए निकिता ने तो बकायदा एक याचिका कोर्ट के सामने रख दी है और उसमें हालांकि उसकी सुनवाई जो है वो कल होने वाली है। क्या निकिता खुद आई थी याचिका के साथ या वो अभी भी अंडरग्राउंड है? देखिए, जाहिर तौर पर निकिता बॉम्बे हाई कोर्ट नहीं गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट में उनके वकीलों की एक टीम गई थी जिन्होंने ये अर्जी डाली है। निकिता को ये चीज पता है, अगर वो अंडरग्राउंड है और बाहर निकलती हैं तो दिल्ली स्पेशल सेल की जो टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है। हो सकता है कि उनकी अर्जी पर हियरिंग होने से पहले उन्हें गिरफ्तार कर ले। तो ये डर कहीं ना कहीं निकिता को जरूर है और यही वजह है कि उन्होंने अपने वकीलों के जरिए ये अर्जी जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल कराई है। और सबसे अहम चीज ये होगी कि जब बॉम्बे हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर कल सुनवाई करेगा तो देखने वाली बात ये होगी कि आखिर निकिता की तरफ से दलील क्या दी जाती है। निकिता के वकील कोर्ट के सामने देखना होगा और उसके जवाब में दिल्ली स्पेशल सेल की जो टीम है वो कोर्ट के सामने क्या दलील रखती है, ये भी अहम होगा। तो महत्वपूर्ण चीज ये है कि कल का दिन बेहद अहम होने वाला है। बॉम्बे हाई कोर्ट उनकी अर्जी पर सुनवाई के बाद क्या फैसला सुनाता है, ये बेहद अहम साबित होगा। तो महत्वपूर्ण चीज यही है कि निकिता अभी भी अंडरग्राउंड है। उन्हें ये पता है कि दिल्ली पर स्पेशल सेल की टीम लगातार छापेमारी कर रही है, उनकी तलाश कर रही है। तो ऐसे में वो ये रिस्क लेना नहीं चाहेंगे कि बॉम्बे हाई कोर्ट जाए वो। तो उन जो जानकारी मिली है, उनके वकीलों की टीम बॉम्बे हाई कोर्ट में गई थी, वहां पर उन्होंने अर्जी दायर की है। कोशिश ये भी थी कि आज ही इस पर सुनवाई हो। ठीक है दिवाकर, आप नजर बनाए रखिए। वहीं बीजेपी ने टूलकिट मामले को भारत के खिलाफ साजिश करार दिया। साजिशी सिंडिकेट का जो साजिशी सुपारी का सिंडिकेट है उसका ये भारत बैशिंग ब्रिगेड है। और इस साजिशी सुपारी के सिंडिकेट के भारत बैशिंग ब्रिगेड की एक लंबी लिस्ट है और उसमें बहुत से लोग हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी में भी अभी अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि देश के अंदर बैठ करके विदेश में भारत की छवि कैसे ख़राब हो इसके षड्यंत्र साजिशों में लगे हुए हैं। उनमें से ये लोग हैं। कांग्रेस के नेताओं को देश विरोधियों का समर्थन करने में आनंद आता है। जब भी कहीं कोई ऐसी बात होती है, चाहे वो चाइना की बात हो, जहाँ कोई और बात हो, तो देश विरोधियों का समर्थन करना अब कांग्रेस की नीति हो गई है। उनको आनंद आता है इस चीज़ का। लेकिन अगर हम इसकी इजाज़त देंगे, अगर देश विरोधियों के मन में जो देश विरोध का बीज है उसका समूल नाश नहीं करेंगे, तो ये छूत की बीमारी होती है, इसकी और फैलने का डर होता है। तो उसके लिए बहुत खतरा देश के लिए पैदा हो सकता है। ऐसी जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और जो लोग भी इनके समर्थन में आते हैं उनकी भी निंदा की जानी चाहिए। प्रियंका वाड्रा इसी प्रकार के ट्वीट करेंगे और जो हमारे देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं और उनके टूल्स जो बनकर ये जो दिशा रवि जैसे लोग हैं यहाँ पर हमारे देश को नुकसान करने के लिए जो लोग होते हैं उनके विषय में ये एडवोकेसी करेंगे। ये प्रियंका वाड्रा है ना जिसने कहा था कि जितने भी दंगाई हैं उनका मुकदमा मैं लड़ूंगी, मेरी पार्टी लड़ेगी। तो इनसे और क्या अपेक्षा की जाती है। और अब एक और बड़ी खबर जम्मू को दहलाने की साजिश से जुड़ी हुई। जम्मू बस स्टैंड पर मिले करीब 7 किलो विस्फोटक मामले में पुलिस अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के हाथ लगे संदिग्ध आतंकी सुहेल से लगातार पूछताछ जारी है। पूछताछ में सुहेल ने पुलिस के सामने जो भी कबूल किया
उसने सभी को चौंका दिया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर सिर्फ जम्मू बस स्टैंड ही नहीं था, बल्कि उनकी साजिश जम्मू के कई दूसरे इलाकों को भी दहलाने की थी। जम्मू बस स्टैंड पर मिले विस्फोटक का इस्तेमाल आतंकी वहां के रेलवे स्टेशन, रघुनाथ मंदिर और लखदाता बाजार में धमाके के लिए करने वाले थे, लेकिन वक्त रहते ही उनकी साजिश नाकाम कर दी गई। 3-4 दिन से हम हाई अलर्ट पे थे। जनरल इंटेलिजेंस इनपुट्स थी कि पुलवामा ब्लास्ट की जो एनिवर्सरी है उसके मौके पे टेरर ग्रुप्स एक और बड़ा धमाका करना चाह रहे थे। दौराने चेकिंग और गश्त हमने एक सुहेल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया, जो सस्पिशियस कंडीशन में वहाँ पे घूम रहा था। उसके हाथ में एक बैग थी और जब उससे पूछताछ हुई तो बैग से तकरीबन 6-6.5 किलो की एक बहुत बड़ी आईडी बरामद हुई। रखिएगा। इस बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर में तेजी से सुधरते हालात से जुड़ी हुई। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, कश्मीर में बेहतर होते हालात को करीब से देखने के लिए कई देशों के राजदूत 18 और 19 फरवरी को कश्मीर जाएंगे, जहां वो विकास और शांति बहाली की योजनाओं को देखने के लिए बारामूला और गुलमर्ग का दौरा कर सकते हैं। कश्मीर घाटी में 4G मोबाइल नेटवर्क की बहाली के बाद विदेशी राजनयिकों का ये पहला दौरा होगा और ये विदेशी राजनयिक हाल ही में चुने गए DDC सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर में तेजी से शांति बहाली और विकास कार्यों के बढ़ने से पड़ोसी देश पाकिस्तान परेशान है और ऐसे में राजदूतों के दौरे से दुनिया भर में पाकिस्तानी साजिशों के एक बार फिर बेनकाब होना तय है। वहीं जम्मू से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने के बाद पुलिस अब कड़ी दर कड़ी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। दावा यह किया जा रहा है कि आतंकी संगठन अल बद्र देश में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना चाहता था, लेकिन सुरक्षा बलों ने एक बार फिर आतंकियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। जितने भी पुलिस स्टेशन हैं जम्मू संभाग के भीतर उनको हाई अलर्ट पे रखा गया है। पाकिस्तान से अल बदर तंजीम के हुक्मरान के ज़रिए मैसेज आया था कि उसको यहाँ पे एक आईडी प्लेस करनी है। बड़ा टेरर नेटवर्क था जो जम्मू कश्मीर में खास करके जम्मू में बड़े हमले करने की फिराक में था। पाकिस्तान की खूनी साजिश बेनकाब। पुलवामा जैसा हमला दोहराने की साजिश। दहशतगर्दों पर पुलिस का शिकंजा। खुफिया एजेंसियों को टेरर फंडिंग के तार की तलाश। पुलिस की गिरफ्त में आए इस आतंकी का नाम है सुहेल। जम्मू पुलिस के हत्थे ये आतंकी उस वक्त चढ़ा जब पुलिस को उसकी गतिविधियों पर संदेह हुआ। संदेह के आधार पर सुहेल की तलाशी ली गई। उसके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। जम्मू बस अड्डा जो पहले कई बार आतंकी हमलों को झेल चुका है, कल यहाँ पर एक और बड़ी त्रासदी होनी थी जिसे जम्मू पुलिस ने नाकाम कर दिया है। 7 किलो के करीब जो एक्सप्लोजिव मटेरियल IED था वो जम्मू बस अड्डे से बरामद हुआ था। कुल 4 लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं और जो मुख्य आरोपी जो IED लेकर यहाँ पर पहुँचा हुआ था उसे भी दबोच लिया गया था। जानकारी के मुताबिक पुलिस की गिरफ्त में आया सुहेल चंडीगढ़ में नर्सिंग कॉलेज का छात्र है। हमने एक सुहेल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया, जो सस्पिशियस कंडीशन में वहाँ पे घूम रहा था। उसके हाथ में एक बैग थी और जब उससे पूछताछ हुई तो बैग से तकरीबन 6-6.5 किलो की एक बहुत बड़ी IED बरामद हुई, जो एक्टिवेटेड नहीं थी। पूछताछ करने के दौरान उसने ये बताया कि वो नर्सिंग कॉलेज का स्टूडेंट है और चंडीगढ़ में पढ़ाई करता है और उसको पाकिस्तान से अल बदर तंजीम के हुक्मरान के ज़रिए मैसेज आया था कि उसको
यहाँ पे एक आईडी प्लेस करनी है। दावा किया जा रहा है कि सोहेल के निशाने पर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, लखदाता बाजार और रघुनाथ मंदिर थे। ये रघुनाथ टेम्पल है जहां पर पहले भी 2 बार आतंकी हमला हो चुका है और कल यहां पर एक बड़ी साजिश जो रची गई थी टेरर नेटवर्क की ओर से कि रघुनाथ मंदिर, रघुनाथ बाजार में बड़ा हमला करना था। जो आतंकी सोहेल पकड़ा गया है अलबदर का और उसके जो साथी थे वो पूरी प्लानिंग में थे, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद एक बड़ी साजिश को विफल कर दिया गया। यहाँ पर अलग अलग हिस्से जम्मू के दहलाने की उनकी साजिश थी। जम्मू के बस स्टैंड, रघुनाथ बाजार, लखदाता बाजार और जहाँ अन्य क्राउडेड बड़े इलाके थे वो इनके निशाने पर थे। वो इस आईडी को उसने 3-4 टारगेट्स दिए थे प्लेस करने के लिए, जिसमें रघुनाथ मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और लखदाता बाजार जो ज्वेलर्स की शॉप्स है जहाँ पे, उनमें से किसी एक लोकेशन पे उसने आईडी रखना था। इन्हीं जगहों पर बम प्लांट करने के लिए उससे जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दावा किया जा रहा है कि अगर लखदाता बाजार जैसे इलाके में ये साजिश कामयाब हो जाती तो भारी जानो माल का नुकसान हो सकता था, लेकिन पुलिस के मुस्तैदी ने पुलवामा पार्ट 2 की साजिश को बेनकाब कर दिया। ये बाजार जो है जिसे लखदाता बाजार कहा जाता है, ज्वेलर्स मार्केट जो है, इसको निशाना बनाने की साजिश रची गई थी, जिसे समय रहते जम्मू कश्मीर पुलिस ने विफल कर दिया था। क्योंकि इस बाजार को अगर निशाना बनाया जाता तो बहुत ज़्यादा तबाही इस इलाके में होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होती है और दुकानों के साथ साथ लोगों के घर भी ऊपर हैं जो इसकी चपेट में आ सकते थे। सोहेल की गिरफ्तारी के बाद जैसे जैसे कड़ियां खुलना शुरू हुई, उसने पुलिस के कान खड़े कर दिए। दावा किया जा रहा है कि आतंकी सोहेल को इस साजिश को अंजाम देने के बाद श्रीनगर की फ्लाइट पकड़नी थी, जहां उसे अल बद्र तंजीम का ग्राउंड वर्कर अतहर शकील खान रिसीव करने वाला था। पूछताछ के दौरान उसने और भी बताया कि इस आईडी को रखने के बाद उसने एक फ़्लाइट लेना था श्रीनगर के लिए और फ्लाइट लेके श्रीनगर पहुंचना था, जहां पे अतहर शकील खान नाम का एक आदमी जो अलबदर तंजीम का ओवरग्राउंड वर्कर है, काफ़ी हाई रैंकिंग ओवरग्राउंड वर्कर है, उसने इसको रिसीव करना था और उसके बाद ये एक्टिव हो जाता तंजीम के साथ। तो ये इसकी प्लान थी। जम्मू पुलिस ने सोहेल से पूछताछ के बाद काजी वसीम, अतर शकील खान और आबिद नबी नाम के आतंकियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बम प्लांट करने के लिए इन आतंकियों को पाकिस्तान से पैसे मिलने वाले थे। इस काम की जानकारी चंडीगढ़ में एक और लड़के के पास थी जिसका नाम काजी वसीम है, उसको भी चंडीगढ़ से पिक कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। साथ ही साथ एक और साथी इनकी तंजीम से जुड़ा हुआ है जिसका नाम आबिद नबी है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, सोहेल से हुई पूछताछ के बाद कई चौंकाने वाली बातों का भी पर्दाफाश हुआ है। जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन अल बद्र ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना चाहता था। आतंकी हमले में गलती की कोई गुंजाइश नहीं बर्दाश्त करने के लिए कहा गया था। बाकायदा आईडी के ऊपर खास हिदायत लिख कर दी गई थी। कढ़ाई नुमा आईडी पर उर्दू में साफ लिखा था कि ये साइट दुश्मन की तरफ रखें, यानी उर्दू में तबाही का साफ संदेश दिया गया था। उधर जम्मू से बरामद विस्फोटक मामले में खुफिया एजेंसियां अब और ज्यादा सतर्क हो गई हैं। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि जम्मू कश्मीर में कहां तक जमात इस्लामी के लोगों के तार इस मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जमात इस्लामी आर्टिकल 370 हटने के बाद एक बार फिर सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है, जिसके एवज में उसे पाकिस्तान समेत दूसरे संगठनों से फंडिंग की जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस संगठन के सदस्य लगातार अलगाववाद को बढ़ावा देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बीते महीनों में कश्मीर में नए आतंकी संगठनों को सक्रिय करने में इस फंडिंग पैटर्न ने अहम भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि कई खुफिया मीटिंग के बाद डमी संगठन बनाए गए हैं जिन पर टेरर फंडिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर से 9 दिन में 11 आतंकी पकड़े जा चुके हैं, जिनमें सिर्फ जम्मू से ही 9 आतंकी गिरफ्तार किए गए 9 दिन के भीतर। आतंकियों के इस तरह जम्मू की तरफ आने के पीछे सुरक्षा बल किसी बड़े हमले की साजिश की आशंका जता रहे हैं।
इतना ही नहीं, सांबा पुलिस ने रामगढ़ के झंग से भारी मात्रा में हथियार, गोलियां और आईडी भी बरामद की है। पुलिस को 6 पिस्टल, 12 मैगजीन, पिस्टल की 179 गोलियां और 15 आईडी बनाने के बॉक्स मिले हैं। दूसरी ओर जैश के लोकल आउटफिट लश्कर मुस्तफा के चीफ कमांडर हिदायतुल्लाह मलिक ने पाकिस्तान की एक और साजिश का पर्दाफाश किया है। इस आतंकी के मुताबिक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के दफ्तर की न सिर्फ रेकी की गई, बल्कि रेकी का वीडियो व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान में जैश के हैंडलर को भेजा गया है। 12 और 13 की रात को जो दूसरा आतंकी पकड़ा गया है, जिसका नाम जहूर है, जहूर राथर इसका नाम है, इसको खालिद भी कहते हैं और साहिल भी नाम है इसका। लश्कर तौबा की फ्रंट को जो रन कर रहा था टीआरएफ को, ये टीआरएफ का चीफ था। ये भी बहुत लंबा अरसा पहले खुद ओजीडब्ल्यू के खाते में काम करता रहा। इसकी बड़ी बात यह है कि ये बहुत पुराना ट्रेंड मिलिटेंट है। फिलहाल देश की सुरक्षा एजेंसियों की नजर हर उस संदिग्ध पर टिकी है जिसका कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दों से हो सकता है। और यही वजह है कि दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। सांबा में बिहार से भेजे गए हथियारों के मिलने के बाद बिहार पुलिस आतंकियों के साथियों की तलाश में जुट गई है। बिहार के डीजीपी ने कहा कि इस मामले में बिहार पुलिस जम्मू पुलिस के संपर्क में है और लगातार जांच कर रही है। हमें जो है इस बारे में जानकारी मिली है और हमारी जो टीम्स हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ लगातार संपर्क में है और इस संबंध में जो फर्दर बात जब सामने आएगी तो हम आप सबसे जरूर शेयर कर लेंगे। और अब बात उत्तराखंड में आई तबाही की। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से हुई त्रासदी के बाद तपोवन टनल से शवों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक टनल से 9 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जबकि तबाही के बाद कुल 53 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। टनल के अंदर राहत और बचाव का काम भी लगातार जारी है। टनल में कुछ लोगों के शव होने की आशंका जताई जा रही है और बचाव दल के लोग लगातार काम में जुटे हैं। साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान आसपास के गांवों में भी राहत का सामान पहुंचाने में जुटे हुए हैं। तो ये टनल की तस्वीरें हैं और इसके अलावा ऋणी गांव जहां पर भी ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट था, वहां पर भी लगातार शव निकाले जा रहे हैं। वहां पर भी कल 6 से 7 शव निकाले गए थे। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द टनल के उस अंदरूनी हिस्से तक पहुंचा जा सके जहां पर ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा रहे हों। हालांकि एनडीआरएफ अभी तक ये उम्मीद जता रही है कि शायद अंदर कोई ऐसा अभी भी हो जो जिंदा हो, उसको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके, लेकिन अब तक सिर्फ शव बाहर निकल रहे हैं। वो उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि तपोवन में चल रहा राहत का काम 3-4 दिन और चल सकता है। जिस तरह से जितना मलबा है, जितना % हमने कवर किया है, उस हिसाब से कम 3-4 दिन और लगेगा। अभी तक जो टनल के अंदर बॉडीज मिली हैं उनको देख के क्या अंदाज लग रहा है सर? के पोस्टमार्टम भी वही कह रहा है और हमारा अंदाजा भी यही है कि हादसे के दौरान ही हो गई है इनकी मृत्यु। ये बाद में नहीं, जिंदा नहीं थे, क्योंकि ये स्लश में दब गए हैं।